हेलो एवरीवन, एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और कमेंट अवश्य करें। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करने के लिए आप सिंपली टेलीग्राम पर एजी स्मार्ट क्लासेस सर्च कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है विश्व भारती। ये यूनिवर्सिटी है, इसको मिलेगा दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा। वर्ष 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होगा। विश्वविद्यालय को अप्रैल या मई 2023 में यूनेस्को से विरासत का टैग प्राप्त होने की उम्मीद है। सामान्यतः विरासत का टैग अमूर्त स्मारक को दिया जाता है। दुनिया में पहली बार किसी मूर्त विश्वविद्यालय को यूनेस्को से विरासत का टैग मिलने जा रहा है। अब विश्व भारती विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु देखें तो यह भारत में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित एक विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1921 में की गई थी तथा मई 1922 में, जब तक विश्व भारती सोसाइटी को एक संगठन के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था, इसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर ही रखा गया था। रविंद्रनाथ खुली शिक्षा में विश्वास करते थे और उन्होंने विश्वविद्यालय में उस प्रणाली को पेश किया जो आज तक प्रचलित है। यूनेस्को के अनुसार वर्ष 1922 में विश्व भारती का उद्घाटन कला, भाषा, मानविकी, संगीत में अन्वेषण के साथ साथ एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में किया गया था और ये आज उन विभिन्न संस्थानों में परिलक्षित होता है जो अपने शैक्षिक कार्यक्रमों में हिंदी का अध्ययन सहित चीन, एशियाई अध्ययन, मानविकी, ललित कला और संगीत का अध्ययन जारी रखे हैं। आजादी से पूर्व यह एक महाविद्यालय था और संस्थान को वर्ष 1951 में केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थानों की भीतरी संरचनाएं वास्तुशिल्प के संदर्भ में विविध हैं, जैसे कालोबारी, ये मूर्तिकला पैनल्स और तारकोल की सतह वाली मिट्टी की संरचना है, और मास्टर मोशाय स्टूडियो ये कला भवन के पहले प्राचार्य नंदलाल बोस के लिए बनाई गई एक मंजिला संरचना है। वहीं हम बात करें यूनेस्को की तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन इसका फुल फॉर्म है और ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है। यूनेस्को की प्रमुख पहल अगर देखें तो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, विश्व धरोहर कार्यक्रम, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क और रचनात्मक शहरों का नेटवर्क, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पहलें हैं। अब अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी। तो यह रिवर क्रूज ढाका से होते हुए वाराणसी से डिब्रूगढ़ का सफर तय करेगी। इसके अगर हम रूट्स की बात करें तो यह वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश से होकर इस पर जो सैलानी हैं वो गुजरेंगे। और ये गंगा विलास का जो रूट होगा इसकी टोटल लेंथ 3200 किलोमीटर है और ये 51 दिनों की यात्रा करवाएगा। अब इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं गंगा विलास रिवर क्रूज की। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश से होकर गुजरेंगे सैलानी। 27 नदियों के माध्यम से 51 दिनों में विश्व विरासत स्थलों, नदी घाटों, राष्ट्रीय उद्यानों सहित 50 पर्यटन स्थलों की सैर कराएगा। आधुनिक सुविधाओं से युक्त 3200 किलोमीटर की यात्रा इससे होगी और ये काशी से सारनाथ तक, माजुली से मयोंग तक, सुंदरबन से काजीरंगा तक की रोमांचक यात्रा कराएगा। यह काफी ज्यादा कॉस्टली भी होगा, आम लोगों के लिए तो नहीं है ये। अब नेक्स्ट है, एक इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व की हम चर्चा करते हैं। इनका नाम है शंभुनाथ डे। इनका जन्म 1 फरवरी 1915 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। अब इनकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं तो ब्लू डेथ यानी कॉलरा, जिसे हिंदुस्तान में एक नया नाम दिया गया, हैजा,
एक समय था जब यह बीमारी जानलेवा समझी जाती थी। देखते ही देखते यह महामारी का रूप धारण कर लेती थी और गांव के गांव इस बीमारी की चपेट में आ जाते थे। साल 1884 में रॉबर्ट कॉक नामक वैज्ञानिक ने उस जीवाणु का पता लगाया जिसकी वजह से हैजा होता है, लेकिन इस बीमारी का इलाज नहीं खोजा जा सका। 75 साल बाद इस बीमारी से होने वाली मौत के सही कारण की खोज एक भारतीय वैज्ञानिक ने की। उनका नाम था शंभुनाथ डे का। उनके इस प्रयास से लाखों लोगों की जान बचाई गई। अब वो प्रयास क्या था? हम सबने ORS, जिसे ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन कहा जाता है, इसका नाम सुना होगा। ये आज बहुत सामान्य दवाई है जिसे कोई भी आसानी से अपने घर पर भी बना सकता है और 20 रुपए में मिल जाता है। तो जिस वैज्ञानिक के शोध के आधार पर ORS का इजाद हुआ, वह शोध करने वाला व्यक्ति ये शंभुनाथ डे ही थे। इनका जन्म मैंने बताया 1 फरवरी को हुआ था। तो साधनों की कमी के बावजूद भी इन्होंने हैजा के जीवाणु द्वारा पैदा किए जाने वाले जानलेवा टॉक्सिन के बारे में पता लगाया। साल 1953 में उनके शोध को प्रकाशित किया गया, जो एक ऐतिहासिक शोध था। उनकी इस खोज के बाद ही ORS का इजाद हुआ। अब इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। ये आप फोटो देख रहे हैं। तो हैजा पर शोध करने वाले ये वैज्ञानिक शंभुनाथ डे का 15 अप्रैल 1985 को निधन हो गया। लोगों को हैजे के कारणों और बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 23 सितंबर को विश्व में हैजा दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इरूला जनजाति। तो हाल ही में इरूला समुदाय के 2 लोगों को श्री वडीवेल गोपाल तथा श्री मासी सदाइया को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसने इरूला स्नेक कैचर्स औद्योगिक सहकारी समिति पर ध्यान केंद्रित किया है। यह औद्योगिक सहकारी समिति देश में प्रमुख सांप विष उत्पादकों में से एक है। विशेषज्ञ सांप पकड़ने वाले श्री गोपाल और श्री सदाइया इस सहकारी समिति का हिस्सा रहे हैं। इरूला विशेष रूप से एक कमजोर जनजाति समूह है जो भारत के सबसे पुराने स्वदेशी समुदायों में से एक है। इरूला जनजाति तमिलनाडु के उत्तरी जिलों तिरुवल्लुर, जहां बड़ी संख्या में रहती है, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, तिरुवन्नामलाई तथा केरल के वायनाड, इदुक्की, पलक्कड़ आदि जिलों में बड़ी संख्या में निवास करती है। इस जनजातीय समूह की उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के जातीय समूहों से हुई है। ये इरूला भाषा बोलते हैं, जो कन्नड़ और तमिल की तरह द्रविड़ भाषा से संबंधित है। इरूला जनजाति के लोग पारंपरिक रूप से सांप और चूहे पकड़ते हैं, लेकिन ये मजदूरी भी करते हैं। अनुभव एवं सहज ज्ञान से आदिवासी लोग यह जानते हैं कि सांप कहाँ पर छिपते हैं। वे सांपों के निशान, गंध और मल के आधार पर भी उनका पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। बाल मित्र चैटबॉट। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग DCPCR ने लोगों और आयोग के बीच संचार को सुगम बनाने के लिए बाल मित्र नामक एक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। यह नागरिकों और आयोग को अधिक प्रभावी तरीके से बातचीत करने में मदद करेगा। साथ ही लोगों, विशेषकर माता पिता को उनके बच्चों के स्कूल में प्रवेश एवं शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य बच्चों तथा उनके अधिकारों से संबंधित विभिन्न मामलों पर प्रामाणिक जानकारी प्रदान करना और इसके माध्यम से रिपोर्ट किए गए मामलों की गोपनीयता सुनिश्चित करना है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में शिकायत पंजीकरण, जानकारी प्राप्त करना, शिकायत की स्थिति पर नजर रखना शामिल है। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग DCPCR का गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग CPCR अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। यह बाल अधिकारों के मामलों पर दिल्ली सरकार का वैधानिक प्रहरी है। DCPCR ने हाल ही में अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में ड्रॉप आउट दरों को कम करना है। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। संत गुरु रविदास जयंती। संत गुरु रविदास जयंती 5 फरवरी 2023 को मनाई गई। गुरु रविदास जयंती माघ पूर्णिमा, जो हिंदू चंद्र कैलेंडर के माघ महीने में पूर्णिमा के दिन पर मनाई जाती है। गुरु रविदास 15वीं शताब्दी के संत और भक्ति आंदोलन के प्रमुख सुधारकों में से एक थे, जिन्होंने एक ईश्वर में विश्वास एवं अपनी निष्पक्ष धार्मिक कविताओं के कारण ख्याति प्राप्त की। उन्होंने अपना पूरा जीवन जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए समर्पित कर दिया तथा ब्राह्मणवादी समाज की धारणा का खुले तौर पर तिरस्कार किया। उनकी लगभग 41 कविताओं को सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। बृहस्पति सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बना। अब खगोलविदों ने हाल ही में बृहस्पति के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की है, जिससे चंद्रमाओं की कुल संख्या, चंद्रमा मतलब सैटेलाइट्स, तो जिससे चंद्रमाओं की कुल संख्या बढ़कर 92 हो गई है, जो हमारे सौरमंडल के किसी भी ग्रह की सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले शनि के 83 चंद्रमा थे, जो सबसे अधिक थे। अब चंद्रमाओं की खोज
वर्ष 2021 और 2022 में हवाई तथा चिली में दूरबीनों का उपयोग करके की गई थी। इन्हें अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर प्लैनेट सेंटर की सूची में जोड़ा गया है। इन चंद्रमाओं का आकार 1 से 3 किलोमीटर तक का है। बृहस्पति के आगामी मिशनों में शामिल हैं पहला बृहस्पति ग्रह और इसके कुछ सबसे बड़े बर्फीले चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए ESA का अंतरिक्ष यान। ESA है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यह 2023 में होगा। दूसरा है बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का पता लगाने के लिए नासा का यूरोपा क्लिपर, जो इसके जमे हुए क्रस्ट के नीचे एक महासागर को आश्रय दे सकता है। यह 2024 में होगा। और नासा ने इससे पहले बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए मिशन लूसी लॉन्च किया था। बृहस्पति और शनि के अलावा यूरेनस के 27 चंद्रमा, नेपच्यून के 14, मंगल के 2 और पृथ्वी के 1 चंद्रमा की पुष्टि की गई है, जबकि शुक्र एवं बुध का कोई भी चंद्रमा या सैटेलाइट नहीं है। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।